दिल्ली में एक बार फिर ऑक्सीजन को लेकर केजरीवाल सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल सरकार को घेरा था। बीजेपी ने दावा किया था कि केजरीवाल सरकार ने कोरोना संकट के बीच जरूरत से 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की थी। बीजेपी नेताओं ने देश के अन्य राज्यों के लोगों की जान संकट में डालने का आरोप लगाकर केजरीवाल से माफी मांगने को कहा था। बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया और दावा किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। सिसोदिया ने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर कोई रिपोर्ट है तो उसे सामने रखे। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर ऑक्सीजन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में यानी दिल्ली सरकार ने जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी, दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। जिसके बाद जैसे ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद विवाद शुरू हो गया। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। हालांकि सिसोदिया ने अब बचाव किया है और सिसोदिया कह रहे हैं कि इस तरह की कोई रिपोर्ट है ही नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से उस वक्त किए गए ऑक्सीजन संकट के दावे को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब दिल्ली को महज 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब दिल्ली सरकार ने 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी। इससे दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत हुई। रिपोर्ट में इस तरह के दावे किए गए हैं जिसके बाद दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी, यह आरोप लगाए। केजरीवाल सरकार ने 4 गुना ज्यादा रखी थी ऑक्सीजन की मांग। दिल्ली सरकार ने 25 अप्रैल से 10 मई के बीच जो मांग रखी, वास्तविक जरूरत से 4 गुना अधिक थी ऑक्सीजन की डिमांड। अस्पतालों की बेड क्षमता के आधार पर की गई गणना के मुताबिक उस वक्त दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। सरकार ने 1140 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन की अपनी जरूरत बताई। दिल्ली की इस मांग के कारण 12 राज्यों में किल्लत भी हुई। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही है। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं। मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मीट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे। आप सोचिए। यह अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है
ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। केजरीवाल जी रोज सुबह 12 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक फॉल्स अलार्म और पैनिक करते थे, तो उस समय ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में सरप्लस थी, कोई कमी नहीं थी, मगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर कहां जाना चाहिए, कौन सा क्रायोजेनिक टैंकर कहां जाना चाहिए, ये मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करने में नाकाम थी। और तो और आपने देखा होगा वो सुबह से शाम एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त थे। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा और अरविंद केजरीवाल जी को मालूम पड़ा कि उनसे गलती हो रही है, तब जाके उन्होंने कहा नहीं, अब हमने क्रायोजेनिक टैंकर के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, हम मलेशिया से मंगाएंगे। बाकी तमाम राज्यों ने एडवर्टाइज करके मंगा लिया था पहले ही। बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी झूठ बोल रही है और इस तरह की कोई रिपोर्ट आई ही नहीं है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो पेश करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। रोज झगड़ती रहती है, किसी ना किसी से झूठे चीजों पर झगड़ती रहती है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान के बाद पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर पलटवार किया। गंभीर ने कहा कि दिल्ली के सीएम को अस्पतालों में हुई मौतों का जवाब देना चाहिए। देश में इस पैनिक को क्यों क्रिएट किया गया, और उस वक्त पे ये पैनिक क्रिएट किया गया जब सबको एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। जब 279 मेट्रिक टन की ज़रूरत थी, तो आपने ये क्यों बोला गया कि आपको 1100 मेट्रिक टन की ज़रूरत है, और क्यों आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बोला कि आप जो आपकी डिमांड है उसको इन्फ्लेट करके सेंटर को बताइए? तो इतनी घिनौनी राजनीति का जवाब देना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। हर चीज़ में झूठ बोल के निकल नहीं सकते हैं। तो दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर एक बार फिर घमासान मच गया है। कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, वरुण सिन्हा जो दिल्ली की पॉलिटिक्स को देखते हैं। सबसे पहले प्रभाकर, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं ऐसी रिपोर्ट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है। जिस रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने आरोप लगाया उसे आम आदमी पार्टी ने नकार दिया। थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में जानकारी दें कि यह पैनल गठित किया गया था, क्या यह रिपोर्ट पेश हो चुकी है, ऑथेंटिक है? देखिए रवि, मेरे पास दो चीजें, दो दस्तावेज हैं। एक वो के रिपोर्ट कहा जा रहा है, सब कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और मैक्स के डॉक्टर थे और दो ब्यूरोक्रेट थे, उसमें दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के थे, उनके द्वारा एक रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। और एक हलफनामा है जो इनके बिहाफ पर इनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, और यही रिपोर्ट उस हलफनामे में लगाया गया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मनीष सिसोदिया बात ये कह रहे हैं, उस कमेटी की जो चौथी बैठक हुई थी 13 मई को जी, उसमें ये बात कही गई थी जो लेकर के सुबह से आज जो विवाद हो रहा है, जहां पर यह कहा गया कि दिल्ली सरकार ने
ऑक्सीजन की जितनी डिमांड थी उससे 4 गुना दिखाया था। तो वो जो ये बात जो उठी थी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो 13 तारीख की मीटिंग हुई 13 मई को, उस दिन ये कमेटी के सामने इस बात को रखा गया था और इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार को थी, मुख्यमंत्री को थी, हेल्थ मिनिस्टर को थी। और ये जब जानकारी दी गई 13 मई को, तो 14 मई को दिल्ली सरकार की तरफ से उस बात पर, उस मिनट ऑफ मीटिंग के दौरान जो बातें हुई थी उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। मतलब ये कि दिल्ली सरकार को इस बात की जानकारी है कि कमेटी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है और यह आरोप लगाया गया है। तो ये कोई कहे कि उन्हें कुछ नहीं पता है, ये सही नहीं है, मैं इसे नहीं मानता हूं। ये दस्तावेज है, दिल्ली सरकार का कम्युनिकेशन है, कमेटी को जो चिट्ठी लिखी गई है वो न्यूज़ 24 के पास मौजूद है। इनफैक्ट ये कहें कि उस सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर होना है उसमें वो चिट्ठी लिखी गई है, पहली बात। दूसरी बात जो ये बात कही जा रही है कि अभी तक कमेटी के सदस्यों ने अपना दस्तखत नहीं किया है, उस बात को भी समझना होगा। जो संदीप बुद्धिराजा जो है, जो एम्स के डॉक्टर हैं, जो इस कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने एक अंतरिम रिपोर्ट पर अपनी चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी भी हमारे पास है, जिसमें लिखा है उन्होंने कि वो किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे और उनकी बातों को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से एक ने कहा कि चिट्ठी रिपोर्ट सबमिट हुई है, रिपोर्ट आई है, दूसरे ने कहा कि रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन रवि, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच नहीं कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए लोग मरे थे? इस बात को कोई कैसे झुठला सकता है? अब यहां पर सवाल ये है कि जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस की बातें हो रही थी, उस समय लगातार आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और एक तरफ से कहें कि फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। और आज अब मौका है इस कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर हमलावर होने का, और यही चीजें हो रही है। जब केंद्र सरकार उस समय बैकफुट पर थी, आज केंद्र सरकार फ्रंट फुट पे है और अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश हो रही है। मेरे पास जो दस्तावेज है वो सजेस्ट कर रहे हैं, मिनट मीटिंग है, कि क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या आपत्तियां हुई थी, क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं। बिल्कुल, सारी ये कह सकते हैं कि अब राजनीतिक घमासान ऑक्सीजन को लेकर एक बार फिर शुरू हो गया। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। ये प्रभाकर जिस तरह से कह रहे थे कि रिपोर्ट को लेकर सबको जानकारी थी, लेकिन एक बात तो सही है कि जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली में आई थी, कई लोगों की जिंदगियां ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से चली गई थी। कई डॉक्टर के जो अस्पताल हैं, उनके जो सीईओ थे, मालिक थे, वो लाइव चैनलों पे कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कई मरीजों की जिंदगियां चली जाएंगी। किल्लत तो थी, लेकिन क्या झूठ बोला गया वरुण? यह बड़ा सवाल है। जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांगी गई। देखिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मांगी गई तो फिर ऑक्सीजन मिल क्यों नहीं पाई? सवाल इस बात का आता है कि दिल्ली सरकार जो भी डिमांड ऑक्सीजन की कर रही थी, मान लीजिए आज जो है वो 200 मीट्रिक टन की ज़रूरत है, कल 400 की है, तो वो इस हिसाब से मैनेज किया जा रहा था कि आज मरीज़ों की संख्या अगर 1000 है, कल 2000 होगी, 500 मरीज़ों की संख्या और लगातार बढ़ रही है। तो जैसे से डिमांड आई थी उस हिसाब से ग्राफ बनाकर जो है वो केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की डिमांड की जाई थी। दूसरी बात, हाँ, ये बात ज़रूर है, प्रभाकर सही कह रहे हैं कि अब फिलहाल दिल्ली सरकार सेल्फ डिफेंस के मूड में आ गई है। ये समझ रही है कि आखिर कैसे खुद को बचाव करना है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार को ये देखना होगा कि कैसे वो जवाब दे पाती है। लेकिन हाँ, ये बात किसी से नहीं छुपी कि जो हालात, जो वक्त, जो स्थिति गुजरी उस समय, जो माहौल बना था, वो ऐसे था कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हर अस्पताल के अंदर थी। मरीजों की मौतें हुई अस्पताल में ऑक्सीजन के बिना। और अब अगर कमेटी ये निकाल के लाती है कि दिल्ली सरकार ज़्यादा डिमांड कर रही थी और केंद्र सरकार से, तो क्या केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया करा पा रही थी जितनी दिल्ली को ज़रूरत थी? पहली बात। दूसरी बात यह कि दिल्ली सरकार को जो ऑक्सीजन मिली, दिल्ली सरकार ने उसको सप्लाई क्या सही से नहीं किया? सेकंड बात। और अगर सप्लाई सही से नहीं किया तो जितनी लापरवाही है उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो बहुत सारे सवाल अब निकल के आएंगे इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद कि आखिर जो कुछ भी हुआ है, चाहे डिमांड ज़्यादा थी उसकी पूर्ति कम नहीं हुई, या फिर ज़्यादा डिमांड की गई और पूर्ति ज़्यादा की गई, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके सवालों के जवाब दिल्ली सरकार को भी देने पड़ेंगे और केंद्र सरकार को भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल, इस रिपोर्ट के बाद, इस विवाद के बाद कई तरह के सवाल जो हैं वरुण वो सामने आ गए हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से कई लोगों की जिंदगियां चली गई। और उधर आरोप लग रहा है कि दिल्ली ने ज्यादा डिमांड की थी, ज्यादा डिमांड हुई थी तो ऑक्सीजन कहां चली गई, लोग क्यों मरे? ये सवाल, इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और रुक करते अगली बड़ी खबर का। दिल्ली के द्वारका इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। द्वारका के अंबहेरी गांव में कुछ बदमाशों ने पति पत्नी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कल रात करीब 9 बजे इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार गुनहगारों को पुलिस अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई है।
देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम मर्डर। बदमाशों ने पति पत्नी को गोलियों से भूना। लोग देखते रहे और विनय की जान चली गई। मर्जी से शादी की सजा, मौत क्यों? विनय और किरण इसी घर में रहते थे। दोनों ने पिछले साल अगस्त में शादी की थी। कहा जा रहा है कि विनय से किरण की शादी के बाद से ही किरण के घरवाले खफा थे। दोनों ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। कल रात करीब 9 बजे विनय अपनी पत्नी किरण के लिए खाना लेकर आया था, लेकिन विनय को क्या पता था कि आज उन पर जानलेवा हमला होने वाला है। करीब 6-7 लोगों ने विनय और किरण पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। विनय को 4 गोलियां लगी, वहीं किरण को 5 गोलियां दागी गई। घायल विनय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं किरण को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के द्वारका में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक पति पत्नी जो कि इस घर में विनय और किरण रहते थे और अगस्त में उनकी शादी हुई थी। विनय की उम्र 23 साल है और जो किरण है 19 साल की है। बताया जा रहा है कि इस वक्त लगभग रात के 8:30 बजे का वाकया था। विनय जो था वो खाना लेके आया था, खाना भारी पड़ा है। लड़की अंदर थी, पति पत्नी थे और सोनीपत के थे और बताया जा रहा है कि एकाएक कुछ लोग आए जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें विनय की मौत हुई है। किरण जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उस पर भी 4 बुलेट्स लगी थी। तस्वीरें हैं किस तरीके से जो हमलावर थे उन्होंने लगातार गोलियां चलाई हैं। खाना लेके विनय पहुंचा ही था। पूरे सीढ़ियों पे अगर देखें कि किस तरीके से ये खून के निशान हैं, ये वो हैं जब ये हमलावर आए थे इस घर में हमला करने के मकसद से, उनको मारने के मकसद से। और जिस तरीके की तस्वीर है, लड़की अपने आप को बचाते हुए इन सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर भागी थी, उस पर भी गोली चलाई। लेकिन जिस तरीके से हमलावर गोलियां लगातार चला रहे थे, जो मारना उनका मकसद था, ये ब्लड के वो निशान है जहाँ लड़की जब उस पर गोलियाँ लगी वो जाने लगी, ऊपर भागने लगी। वो लड़की ऊपर आई और यहाँ से ये देखिए, ये तस्वीर है और तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से उधर भागी। ये तस्वीर देखिए, ये लड़की अपने आप को बचाने के लिए उस तरफ भागी थी। मौके पर कई लोग मौजूद थे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। किसी ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद मौका वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची। दिल्ली पुलिस मामले की हर तरह से जांच कर रही है, लेकिन अभी भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो सर, ये कितने बजे का पूरा घटनाक्रम था? मैं यहाँ का प्रधान हूँ, अमराई एक्सटेंशन पार्ट 2 का। ये करीब 9 के आसपास, 9 या 9:30 के बीच में हुआ है ये। इसमें जो है 3 या 4 बंदे बताते हैं आए हैं यहाँ पर। लड़की ऊपर भागी है जब गोलियां चलाई उन्होंने, लड़का नीचे भागा है। ठीक है जी। किराएदार है, इसमें 4 मंजिली है, 4 मंजिल पहली तरफ है। लड़की जो उस तरफ भागी, उधर से कूद गया, वो नीचे उतर गई। उन्होंने फिर फोन किया, गाड़ी बुलाई, वो फिर गाड़ी ले गई पुलिस की। मतलब लड़की पे भी गोलियां लगी थी, वो बचते बचाते? हाँ, लड़की को गोली लगी हुई थी। वो 4थी मंजिल से कूदना चाहती है, जब देखा उसको यहाँ से मैं नहीं बचूंगी तो उसने यहाँ से इससे छत से कूद के और वहाँ से वो नीचे निकल गई। और जो लड़का था? लड़का जो था सर, वो नीचे उतरा है। नीचे उतरा, उनके पीछे भागे हैं 3 से 4 बंदे। उन्होंने फिर गोलियां चलाई है, फिर आगे जाके मार्केट में उसको वहाँ गोलियां मारी। पूरा घटनाक्रम कितनी देर का रहा होगा? ये तो कम से कम मेरे ख्याल होगा जी 20 मिनट या आध घंटे के आसपास। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से लड़की यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए दूसरी तरफ गई और ये घर है जहाँ से बचने के लिए वो भागी थी। ये कितने बजे आप लोगों ने पता लगा आप लोगों को, कैसे भागी थी, क्या हुआ था? वो यहाँ से खड़ी हुई थी, मैं यहाँ बैठी हुई थी नहा कर आके। वो यहाँ से कूदी। मैंने बोला क्या हुआ? बहुत स्पीड में भाग रही थी, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या हुआ बताइए? तो उन्होंने बोला कि दीदी मुझे बचा लो, मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो। तो मैंने बोला रुको रुको, जब तक वो स्पीड में भाग के नीचे गई, हम लोग उसके पीछे गए, तब तक वो नीचे गई। एक आंटी है उनके वहाँ पे घुस गई रूम में, क्या मुझे बचा लो। फिर वो भैया है नीचे वाले, उन्हें कॉल किया पुलिस को, पुलिस आई, पता चला कि बाहर भी किसी को गोली लगी है। हमने देखा तो फिर उनको पुलिस लेके गई। कोई लोग भी थे भागने वाले? नहीं, उन लोग जो थे वो नीचे थे। वो नीचे यहीं से यही देख रही थी कि नीचे से भाग रहे हैं। वो उसने कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप बस कूदी यहाँ पे और भागने लगी अपने आप को बचाने के लिए। कितने बजे का घटनाक्रम रहा? 9 बजे का। तो आप लोगों ने उसकी पूरी मदद करी है? हाँ जी। फिर उसके बाद वो अस्पताल ले गए? हाँ जी, अस्पताल। और जब आपने देखा नीचे दूसरा जो जहाँ गोली चली थी वो भी देखा था आपने? हाँ जी, वो भी देखा था, वो पड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि मेरी वाइफ को भी गोली लगी है। कितने लोग रहे होंगे? शायद 3 थे। पूरे घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। सीसीटीवी में कुछ लोग
गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। शक जताया जा रहा है कि परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने की वजह से ही कपल को शिकार बनाया गया है। देखिए जिस तरीके से, और यहाँ से बचाते हुए अपने आप को बचा पाई, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। दूसरी तरफ विनय, जिसको नीचे ले जाया गया, जितनी जगह आपकी नज़र जाएगी काफ़ी नीचे तक उसको लेके गए हैं जहाँ उसकी मौत हुई है। वो लगातार उस पर फायरिंग करते रहे, उसको गोलियां मारते रहे। मकसद क्या था ये साफ़ नहीं हुआ। जिस तरीके से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि लड़का लड़की ने अगस्त में शादी की थी, सोनीपत के थे, और लड़की की उम्र 19 साल और लड़के की 23 साल उम्र थी। जिस तरीके से बताया जा रहे हैं कि परिवार का जांच जो है, इंटरनल प्राथमिक जांच माना जा रहा है कि कहीं पारिवारिक कारण तो नहीं, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक हैरान कर देने वाली तस्वीर द्वारका के अमरही गांव से सामने आई है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन अजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।